दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत और जापान जैसे दो देश जो हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, आज दुनिया के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार कैसे बन गए? एक तरफ दुनिया में तेज़ी से बदलती भू राजनीति और चीन का बढ़ता प्रभाव, इंडो पैसिफिक में बढ़ता तनाव, सेमीकंडक्टर की वैश्विक होड़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई प्रतिस्पर्धा, और दूसरी तरफ भारत और जापान की ऐसी दोस्ती जो हर साल पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। अभी हाल ही में वर्ष 2026 में दोनों देशों के बीच हुए शिखर सम्मेलन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, निवेश जैसे कई बड़े क्षेत्रों में नए समझौते हुए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस रिश्ते की शुरुआत कब हुई? कैसे एक सांस्कृतिक जुड़ाव धीरे धीरे आर्थिक, रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में बदल गया? और क्यों आज अमेरिका, चीन और पूरी दुनिया भारत की बढ़ती नज़दीकियों पर नज़र रखे हुए है? आज की इस वीडियो में हम भारत और जापान के रिश्तों की पूरी कहानी जानेंगे, इतिहास से लेकर वर्ष 2026 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और जापान के संबंध केवल आधुनिक रणनीति की देन नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें लगभग 1500 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत से मिलती है। माना जाता है कि भारत से बौद्ध धर्म चीन और कोरिया के रास्ते जापान पहुंचा। भारतीय दर्शन, बौद्ध शिक्षा और आध्यात्मिक विचारों ने जापानी समाज पर गहरा प्रभाव डाला। जापान में अनेक प्राचीन मंदिर और धार्मिक परंपराएं भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई देती है। यही संस्कृति जुड़ाव आगे चलकर दोनों देशों के बीच विश्वास की मजबूत नींव बनी। आधुनिक कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। जब युद्ध समाप्त हुआ तब जापान आर्थिक और राजनीतिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहा था। वर्ष 1991 में सैन फ्रांसिस्को की शांति संधि पर कई देशों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन भारत ने अलग रहने का रास्ता चुना। भारत का मानना था कि जापान के साथ सम्मानजनक और समानता पर आधारित संबंध होने चाहिए। इसी सोच के तहत भारत और जापान के बीच अलग से शांति संधि हुई और वर्ष 1952 में दोनों देशों के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित हो गए। उस समय यह कदम केवल कूटनीतिक नहीं था, बल्कि विश्वास और सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। 1952 के बाद दोनों देशों ने व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। उस समय दोनों देशों की अर्थव्यवस्था आज जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन भविष्य के सहयोग की नींव रखी जा रही थी। भारत ने जापान को एक महत्वपूर्ण एशियाई साझेदार के रूप में देखा, जबकि जापान ने भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों वाला एक उभरता हुआ देश मान लिया। 1960 और 1970 के दशक में जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकसित किया और दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति में शामिल हो गया। इसी दौरान जापानी कंपनियों ने विदेशी निवेश बढ़ाना शुरू किया। भारत में भी तकनीकी सहयोग, औद्योगिक विकास और विकास परियोजनाओं पर बातचीत शुरू हो गई। हालांकि उस समय भारत की आर्थिक नीतियां अपेक्षाकृत बंद थी, इसीलिए सहयोग की गति सीमित रही, लेकिन दोनों देशों के बीच विश्वास लगातार मजबूत होता गया। 1980 के दशक तक आते आते जापान भारत के विकास सहयोग का एक महत्वपूर्ण साझेदार बन चुका था। जापान ने आधारभूत ढांचे, परिवहन और विकास परियोजनाओं में सहायता देना शुरू किया। यही वह दौर था जिसने आगे चलकर दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने में सहायता दी। लेकिन असली बदलाव 1991 में आया, जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट चुका था और देश आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ रहा था। उसी समय जापान ने भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण में सहयोग दिया। आर्थिक उदारीकरण के बाद जापानी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे अधिक खुले और दोनों देशों ने व्यापार तथा निवेश धीरे धीरे वृद्धि करना शुरू कर दिया। यहीं से भारत और जापान का नया अध्याय शुरू हुआ, जिसने आने वाले वर्षों में दोनों देशों को रणनीतिक साझेदार के रूप में बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की ओर चालू किया। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोलना शुरू किया। इसी बदलाव ने जापान का ध्यान भारत की ओर पहले से कई अधिक आकर्षित किया। जापानी कंपनियों ने भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक उत्पादन शक्ति के रूप में देखना शुरू किया। इसी दौर में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जापानी निवेश लगातार बढ़ने लगा। मारुति सुजुकी जैसे साझेदारी भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योगों की सबसे बड़ी सफलता की कहानी बन गई। इसके बाद टोयोटा, होंडा, यामाहा, हिताची, पैनासोनिक, सोनी और कई अन्य जापानी कंपनियों ने भारत में अपने कारोबार को विस्तार किया। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला और भारत के औद्योगिक विकास को नई गति मिली। इसी दौरान जापान ने भारत के बुनियादी ढांचे विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया। जापान की सरकारी
विकास सहायता यानी ODA के माध्यम से भारत में अनेक बड़ी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिली। दिल्ली मेट्रो परियोजना इसका सबसे बड़ा सफल उदाहरण बनी। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोलना शुरू किया। इस बदलाव ने जापान का ध्यान भारत की ओर पहले से कहीं अधिक आकर्षित किया। जापानी कंपनियों ने भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक उत्पादन शक्ति के रूप में देखना शुरू किया। साल 2000 भारत जापान के संबंधों के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। दोनों देशों ने पहली बार अपने रिश्तों को ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा दिया। इसका अर्थ यह था कि अब सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि रणनीतिक, सुरक्षा, विज्ञान, तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक विस्तारित होगा। इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलन की परंपरा शुरू हुई, जिससे हर वर्ष नए समझौते और नई योजनाएं सामने आने लगीं। हालांकि वर्ष 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद जापान ने कुछ समय के लिए अपनी नाराज़गी जताई थी और कुछ सहायता कार्यक्रमों पर रोक भी लगाई थी, लेकिन दोनों देशों ने बातचीत जारी रखी और धीरे धीरे रिश्ते सामान्य होते गए। यह इस बात का प्रमाण था कि दोनों देश मतभेदों के बावजूद दीर्घकालिक साझेदारी को अधिक महत्व देते थे। वर्ष 2006 में भारत और जापान ने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा दिया। इसके बाद रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता पर दोनों देशों को समन्वय तेजी से बढ़ने लगा। दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास होने लगे और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर साझा रणनीति की तैयारी की जाने लगी। वर्ष 2011 में भारत और जापान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA लागू हुआ। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ावा मिला, उत्पादक शुल्क कम हुए और निवेश अधिक ज़्यादा बढ़ने लगा। भारतीय IT कंपनियां और जापानी उद्योगों के बीच पहले से अधिक मजबूती होने लगी। साल 2014 एक और बड़ा मोड़ लेकर आया। भारत में नई सरकार बनने के बाद भारत जापान संबंधों को अभूतपूर्व गति मिली। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल, स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा दिया। यह केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं थी, बल्कि इसका अर्थ था कि दोनों देश रक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीकी, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और वैश्विक रणनीति जैसे लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साथ मिलकर काम करेंगे। इसी दौर में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना यानी भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की घोषणा हुई। इस परियोजना में जापान ने अत्यंत कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया और अपनी प्रसिद्ध शिंकानेस तकनीक भारत को देने के लिए तैयार हुआ। यह परियोजना केवल तेज ट्रेन का सपना नहीं थी, बल्कि भारत में आधुनिक इंजीनियरिंग, उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण और तकनीकी कौशल का विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ था। इसके साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति के बीच गहरा तालमेल बनने लगा। दोनों देशों ने महसूस किया कि हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षित समुद्री मार्ग और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनका साथ मिलकर चलना अत्यधिक आवश्यक होगा। यही सोच आगे चलकर रक्षा सहयोग, क्वाड आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और नई तकनीकों में साझेदारी की मजबूत नींव बनी, जिसने भारत जापान संबंधों को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। इसी दौर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक गतिविधियों ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी। दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव, पूर्वी चीन सागर में विवाद और समुद्री मार्गों की सुरक्षा जैसे मुद्दों ने भारत और जापान को पहले से अधिक करीब ला दिया। दोनों देशों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग खुले, सुरक्षित, नियम आधारित रहने चाहिए तथा किसी भी विवाद का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होना चाहिए। यही वो समय था जब क्वाड यानी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को नई गति मिली। इस समूह का उद्देश्य किसी एक देश के खिलाफ सैन्य गठबंधन बनाना नहीं बताया गया, बल्कि एक स्वतंत्र, खुला और स्थिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुरक्षित करना, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा, उभरती तकनीकों, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य और मजबूत सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना रहा। भारत और जापान इस मंच के सबसे सक्रिय साझेदारों में से एक है। रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग लगातार बढ़ता गया। दोनों देशों के बीच नियमित रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता, विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 बैठकें तथा नौसैनिक अभ्यासों का दायरा विस्तृत हुआ। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में जापान की स्थायी भागीदारी ने इस साझेदारी को और अधिक मजबूत बना दिया। इन अभ्यासों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, संयुक्त संचालन और आधुनिक रक्षा समन्वय की क्षमता उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत और जापान ने रक्षा उपकरणों तथा रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया। दोनों देशों ने रक्षा उद्योग
के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करने, संयुक्त अनुसंधान और भविष्य में सह विकास की संभावनाओं पर लगातार काम किया। इससे रक्षा संबंध केवल अभ्यासों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि औद्योगिक सहयोग की दिशा में भी आगे बढ़ने लगे। आर्थिक मोर्चों पर जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में बना रहा। औद्योगिक कॉरिडोर, माल ढुलाई, गलियारे, स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, लॉजिस्टिक और विनिर्माण क्षेत्र में जापानी निवेश लगातार बढ़ता गया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का समर्पित माल ढुलाई गलियारा और अनेक औद्योगिक परियोजनाएं इसी व्यापक सहयोग का एक हिस्सा बनी। कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया ने महसूस किया कि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भर सप्लाई चेन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बन सकती है। इसी पृष्ठभूमि में भारत और जापान ने मजबूत, विविध और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, महत्वपूर्ण खनिज और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में कई सफल पहले शुरू की। डिजिटल तकनीक और हरित ऊर्जा भी दोनों देशों की साझेदारी के प्रमुख स्तंभ बन गए। स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा होता गया। भारत की विशाल डिजिटल क्षमता और जापान की उच्च तकनीक विशेषज्ञता एक दूसरे का पूरक माने जाने लगा। वर्ष 2024 और 2025 तक आते आते दोनों देशों ने स्पष्ट संकेत दिए कि भविष्य की साझेदारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी। अब लक्ष्य था उन्नत तकनीक, सेमीकंडक्टर निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा उद्योग और इंडो पैसिफिक में दीर्घकालिक स्थिरता। इसी मजबूत आधार ने वर्ष 2026 के शिखर सम्मेलन के लिए जमीन तैयार की, जहां दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक और ऊंचे स्तर पर ले जाने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।